Hello friends. So in this video we will be discussing a topic barriers to effective communication. So ये जो टॉपिक है आपका नेट का जो एग्जाम है, नेट एग्जाम में पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में यूनिट 4 इज अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के टॉपिक में ये टॉपिक आता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दूसरे को समझा पाए। ठीक है, सो इट इज लाइक शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होता है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो आप अपने मन में जो बात है उसको आप मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनकोड करते हैं, फिर एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाते हैं जो उसको डिकोड करता है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को दूसरे तक पहुंचा, अगर जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसी ढंग से अगर शेयर नहीं हो पाती है क्योंकि कोई बैरियर है, कोई चैनल में कोई नॉइज है, वो बैरियर वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, बट जो उसका रिजल्ट है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो अगले को कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, देन वी विल से दैट देयर इज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये आपके 6-7 टाइप के हो सकते हैं, सो वी विल बी डिस्कसिंग दोस बैरियर्स। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन में इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसमें हमने देखा था एक सेंडर होता है, फिर वो मैसेज जो उसके मन में है वो मैसेज लिखता है, फिर उसको इनकोड करता है कि उसको वर्ड में भेजना है, कि उसको गेस्चर से भेजना है, बॉडी लैंग्वेज से भेजना है, फिर एक चैनल होता है कि किस मीडियम से भेजना है। ठीक है, फिर डिकोड होता है, फिर वो रिसीवर के पास आता है, फिर रिसीवर फीडबैक देता है। तो ये चैनल में हमने पढ़ा था नॉइस। तो ये नॉइस क्या है? ये बैरियर्स। नॉइस मतलब बैरियर्स। मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, बगल में बहुत नॉइस हो रही है, या एक ने हैंडराइटिंग ऐसी खराब लिखी कि अगले को वो हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आ रही, तो वो जो कहना चाह रहा है वो समझ ही नहीं आया। तो कोई भी बैरियर जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है उसको हम लोग नॉइस कहते हैं। ऑलराइट, सो ये हमने पढ़ा था process of communication. So in today's class, we will be discussing what are the barriers to the effective communication. क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं जो कि रोकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग को उसी ढंग से दूसरे इंसान तक पहुंचने में, क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पस होता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं, बट अगर वो दूसरे पर्सन को सही रूप में नहीं पहुंच पा रही है तो कोई ना कोई बैरियर होगा जिस वजह से वो नहीं पहुंच पा रही है। So we will be studying about the barriers. So then हम लोग आज की क्लास में 7 barriers we will be studying. तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब डिस्टेंस है, सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत डिस्टेंस है। जो सेंडर ने कहा वो रिसीवर को समझ ही में नहीं आया, उसने सुना ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नॉइस बगल में हो रहा है। लेट से अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या कोई इंडस्ट्री है, नॉइस है कि दो लोग आमने सामने भी हैं बट एक दूसरे की बात को ढंग से समझ नहीं पाए, तो ये क्या हो गया? फिजिकल बैरियर्स। नॉइस इन दी सराउंडिंग से होता है, कंस्ट्रक्शन साउंड ड्यूरिंग अ मीटिंग। ठीक है, ये आपका फिजिकल बैरियर हो गया। या पुअर लाइटिंग और वेंटिलेशन मेकिंग इट हार्ड टू फोकस। अब पुअर लाइटिंग, इतनी इतनी अंधेरा है कि आप अगले की बॉडी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाए कि उसने बोला क्या। उसने थम्स अप किया कि थम्स डाउन किया, वेरी गुड बोला या वेरी बैड बोला, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझ ही नहीं पाए। या तो ये पुअर लाइटिंग, या लेट्स से आप ऐसी बेसमेंट में हो कि ऑक्सीजन ही की इतनी कमी है कि आपका एकदम फोकस ही नहीं लग पा रहा है कि अगले ने बोला क्या, या वेंटिलेशन की कमी हो। ठीक है, तो सराउंडिंग से रिलेटेड है। ऐसा बैरियर है कि आप फोकस ही नहीं कर पाए। ठीक है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, उस वजह से आप दोनों इतने डिस्टेंस में हैं कि बात समझ में नहीं आता। तो इसमें नॉइस हो सकता है, या पुअर लाइटिंग या वेंटिलेशन हो सकता है। ठीक है, सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जो था वो डिस्टेंस की वजह से होता है, दो लोगों के फिजिकल डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर माइंड एंड एटीट्यूड की वजह से होता है, माइंड एंड एटीट्यूड। ठीक है, सो माइंड एंड एटीट्यूड की वजह से ये साइकोलॉजिकल बैरियर आपका होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों होगा? अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं तो आप दूसरे की बात को हो सकता है उतना अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में, अगर आपका
कोई बात समझाना चाह रहा है, लेकिन आप इतने स्ट्रेस और एंग्जायटी में कि आपको समझ ही में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। तो ये क्या है? ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, आपका माइंड ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। दूसरा, आपके पर्सनल बाइस या कोई स्टीरियोटाइप हो सकता है। तो स्टीरियोटाइप क्या है? कि आपने एक assumption बना लिया है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के प्रति, तो आप उनकी बात एज इट इज लेंगे ही नहीं, आपके अंदर एक बाइस आ जाएगा। आप ये समझ ही लेंगे कि ये आदमी रॉन्ग बोल रहा होगा, या ये जो बात बोल रहा है वो सही नहीं। ठीक है? तो आपने लेट से बहुत से लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि बिहार के लोग हैं तो वो ज्यादा लेबर क्लास होंगे। तो आपने किसी बिहारी को देखा तो आपने उनको इलिटरेट समझ लिया, ये आपका स्टीरियोटाइप। ठीक है? जबकि हो सकता है कि वो बहुत हाईली एजुकेटेड हो। बहुत से बिहार के लोग आपके गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो इसी तरीके से लोग वेरियस टाइप्स के स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं। आपने किसी का आउटलुक देखा, आपको लगा ये शायद उतना जानकार नहीं होगा, तो आप वो जो बोलना चाह भी रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है? तो ये क्या है? स्टीरियोटाइप, आपका एक पर्सनल बायस। ठीक है? रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सेक्ट, रेस या कुछ भी, किसी भी इंसान या किसी भी चीज के लिए एक बायस। ठीक है? तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। अगर अगला आदमी आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर भी रहा है, आप उसकी बात को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि इट इज प्रॉब्लम विथ योर माइंड एंड एटीट्यूड। ठीक है? या फिर अगर आपका लेट्स से पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, अगर आप मान के चल रहे हो कि ऑल मेन आर बैड, तो आप अगर, या ऑल मेन आर बैड और दे आर एंटी फेमिनिस्ट, तो आप ये मान के चलोगे योर फेमिनिज्म विल बिकम एंटी मेन। ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म डज नॉट मीन एंटी मैन। तो अगर कोई मेन भी अगर फेमिनिज्म के लिए कोई बात बोल रहा है, तो आप उसको कम्युनिकेशन को ढंग से समझोगे ही नहीं। ठीक है? क्योंकि आपके मन में पहले से ही स्टीरियोटाइप है कि ऑल मेन आर एंटी फेमिनिस्ट। ठीक है? सो अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो अगर ट्रस्ट की कमी है, भरोसे की कमी है, तो आप हो सकता है अगले की बात को सुनो और समझो ना, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है। तो ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है? फिल्टरिंग, फिल्टरिंग, अगले ने पूरी बात बोली, आपने जो आपका फेवरेबल पार्ट है उस पूरे स्पीच में वो उठा के समझ लिया, लेकिन बाकी सारी बातें नहीं समझी। किसी ने मेल लिखा, तो उस मेल में जो आपके बारे में अच्छा था वो आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन जो आपका आपका क्रिटिसिज्म था, उस पे आपने उतना एक्शन नहीं लिया। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? फिल्टरिंग। आप बस फेवरेबल चीज़ों को समझते हो जो आपके लिए फेवरेबल हो। ठीक है? फिल्टरिंग के बाद इमोशनल स्टेट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। अगर मान लीजिए सेंडर बहुत खुशी में है और रिसीवर बहुत ज़्यादा नर्वस और एंग्जायटी में है, तो दोनों, सेंडर जो बात जिस हिसाब से बोला हो सकता है रिसीवर ना समझे। तो उसका जो इमोशनल स्टेट है, वो भी बहुत मायने रखेगा। ठीक है? परसेप्शन, तो आप अगर किसी चीज को परसीव कैसे करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेट्स से अगर आपको लगता है अ, कि आपका ये परसेप्शन है कि जो साउथ का होगा वो साइंस में बहुत अच्छा हो, तो आप उस परसेप्शन से ही कम्युनिकेशन समझ रहे हो। आप ये मान के चल रहे हो कि ये जो होंगे ये साइंस में बहुत अच्छे हो। ठीक है? तो ये आपका परसेप्शन, एक ढंग से आपका स्टीरियोटाइपिक है। ठीक है? बट आपका परसेप्शन रिगार्डिंग अ थिंग, अगर आपका परसेप्शन किसी चीज के लिए खराब है, तो फिर आप उसकी बातों को वैसे ही देखोगे जैसा आपका परसेप्शन। देन पुअर लिसनिंग एंड अटेंशन, आपने ढंग से बात सुनी नहीं, तो कम्युनिकेशन में बैरियर है। रेसिस्टेंस टू चेंज, अब आपके अंदर बहुत रेसिस्टेंस है चेंज करने का। अगर आपको कोई एआई के बारे में समझा रहा है या कंप्यूटर के बारे में समझा रहा है, लेकिन आप अपना एटीट्यूड बदलना बदलना नहीं चाहते, आप जो पुराने ढंग से काम कर रहे हो उसी को करना चाह रहे हो, तो आप उसकी बात को उतना सुनोगे ही नहीं या उसका इंपॉर्टेंस को उतना समझोगे ही नहीं। ठीक है? लेट से कोई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत नए हैं। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी तो अब काफी बातें हो चुकी है, लेट से अगर ये बात कोई 2016 में करता, तो हो सकता है लोग उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है? तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। आज के समय में जैसे एआई के लिए करना अडॉप्ट, ये लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है? कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये देखिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है?
कि आपका माइंड एंड एक्शन में एक डिसोनेंस है, एक कंफ्लिक्ट है। लेट्स से आप स्मोकिंग कैसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोकिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट देन ऑल्सो यू आर स्मोकिंग, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा बड़ा साइन भी बना हुआ है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें लंग्स का भी बना हुआ है साइन। सबको पता है कि माउथ कैंसर भी हो सकता है, या टोबैको है उससे माउथ कैंसर हो सकता है, बट देन ऑल्सो यू नो अबाउट इट, बट देन ऑल्सो यू आर टेकिंग इट। आप बहुत जिम करते हो, है ना, बहुत ज्यादा जिम करते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, बट यू स्मोक, यू ड्रिंक अ लॉट, यू नो दैट इट इज अनहेल्दी, बट यू आर डूइंग। आपका जनरल नेचर फिटनेस का है, बट डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज अनहेल्दी, बट देन ऑल्सो यू आर ड्रिंकिंग। ऑल राइट, सो ये आपका क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। माइंड एंड एक्शन में डिफरेंस है। देन वी हैव हैलो इफेक्ट, ओके। हैलो इफेक्ट इज ऑल्सो देयर। हैलो इफेक्ट में क्या है, हैलो इफेक्ट, हैलो इफेक्ट का मतलब हैलो एंड हॉर्न इफेक्ट। हैलो इफेक्ट का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखिए हैलो इफेक्ट में क्या होता है, आप किसी का एक अच्छे एट्रीब्यूट के वजह से, वन गुड एट्रीब्यूट, वन गुड एट्रीब्यूट या हैबिट, किसी की एक अच्छे हैबिट से आपने परसेप्शन बना लिया है कि आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप बाकी चीजें देख ही नहीं रहे। ये क्या होता है, हैलो इफेक्ट। हैलो क्या होता है, जो पीछे एक हैलो रहता है ना, तो जस्ट बिकॉज किसी ने हैलो देख लिया तो ये समझ रहा है कि ये सेंट है। अब जरूरी थोड़ा ना कि उसके जस्ट बिकॉज उसके पीछे हेलो है तो वो सेंट है। तो वो एक अच्छी एट्रीब्यूट देख के उसने जज कर लिया है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा या बहुत अच्छा हो। बहुत बार हेलो इफेक्ट आता है गुड लुकिंग पीपल को ही, अगर कोई बहुत स्मार्टली ड्रेस हुआ है और बहुत गुड लुकिंग है, तो हो सकता है लोग उसको समझे कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, हो सकता है, जबकि इसका अपोजिट हो, ठीक है। अगर कोई बहुत मस्कुलर है, तो एक माइंड में जाएगा कि ये हो सकता है ये फाइट में जीतेगा, है ना, अगर कोई रेसलिंग का फाइट है जीतेगा, बट हो सकता है वो हार जाए, ठीक है। तो ये हैलो इफेक्ट, आप किसी के एक एट्रीब्यूट से आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होगा, एक अच्छे एट्रीब्यूट की वजह से। लेट्स से ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जो एकदम टाइम पे आता है और टाइम पे और लेट जाता है, तो बॉस को लग सकता है उसका ये पंक्चुअलिटी देख के कि यार ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है और ये बहुत ही मतलब ज्यादा इसका प्रोडक्टिविटी और बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। बट हो सकता है उसका वर्क बाकियों से भी कम हो, वो ज्यादा इनएफिशिएंट हो, टाइम पे आने के बाद भी पूरे दिन तक वो उतना काम ना कर पा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है हैलो इफेक्ट। जनरली ये आपका अपीयरेंस पे ज्यादा होता है, आप अपीयरेंस से ना बहुत बार जज कर लेते हो और आपको लगता है कि इंसान ऐसा होगा, बट वैसा होता नहीं, ठीक है। इसी का उल्टा होता है फॉन इफेक्ट। ये भी आपका अपीयरेंस पे ही जाता है। मान लो कोई बहुत गुड लुकिंग नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये इंटेलिजेंट भी नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं, कोई भी कोरिलेशन इसमें नहीं, ठीक है। तो आप एक एट्रीब्यूट से या एक नेगेटिव एट्रीब्यूट से आपको लग रहा है कि ये इंसान खराबी है। लेट्स से कोई इंसान है जो थोड़ा लेट आता है, तो आपको लग रहा है कि इंसान काम का नहीं होगा, बट हो सकता है बहुत ज्यादा एफिशिएंट, ठीक है, आपके सेल्स को बहुत ज्यादा कर दे बूस्ट। तो जस्ट बिकॉज वो लेट आया तो आपने क्या सोचा कि इंसान ही खराब हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉर्न इफेक्ट। दोनों सेम ही है। हैलो इफेक्ट में क्या है, आपने हैलो देखा तो आपको लगा कि इंसान अच्छा होगा, है ना, एक एट्रीब्यूट देखे। आपने हॉर्न देखा, सिंग देखा, तो आपको लगा ये इंसान खराबियों से बच गया, है ना। तो एक नेगेटिव एट्रीब्यूट की वजह से आपने सोचा कि इंसान का जो भी बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये हैलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है डेली लाइफ पे। कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये आपके माइंड एंड एटीट्यूड से रिलेटेड है। स्टीरियोटाइप हो गया, फिल्टरिंग हो गया, इमोशनल स्टेट हो गया, परसेप्शन हो गया, पुअर लिसनिंग हो गया, रेसिस्टेंस चेंज हो गया, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया, हैलो एंड ऑन इफेक्ट हो गया। ऑलराइट, देन वी हैव सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, जार्गन्स इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि रिसीवर को ना समझ में आए। अगर उसको सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज नहीं है,
तो हो सकता है उसको वो बातें समझ ही में ना आए। अगर आप बहुत ज़्यादा लीगल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, अगले को हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है? आप बहुत एम्बिगुअस वर्ड इस्तेमाल कर, ठीक है? मे बी आपसे पूछा गया किस एक्सटेंट ये अच्छा लगा कि खराब? आपने बोला ठीक-ठाक था, है ना? तो आप अच्छे से बता नहीं पा रहे, कि अच्छा था कि खराब था, मतलब इस पे जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है? तो एम्बिगुअस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि अर्जेंट है, कितना अर्जेंट है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर लेट्स से जार्गन्स का इस्तेमाल करें, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि शशि थरूर है, बहुत बार उनकी स्पीच होती है, आपको हो सकता है कुछ वर्ड्स ना समझ में आए, ठीक है? तो ये क्या हो गया सिमेंटिक बैरियर्स हो गए, ऑलराइट? कल्चरल डिफरेंसेस भी होता है, कुछ-कुछ आप लैंग्वेजेस में अपना-अपना कल्चरल डिफरेंस होता है, आप कुछ और ही समझ सकते हो। आपने जैसे पंचायत वेब सीरीज़ में देखा था ना, वो सचिव जी उसको एसहोल बोल देते हैं। तो एसहोल का इंग्लिश मीनिंग कुछ और भी है, बेवकूफ इंसान को भी कहते हैं और उसका लिटरल मीनिंग भी कुछ और है। तो ये क्या हो गया, ये सिमेंटिक बैरियर हो गया, दामाद जी कुछ और समझ बैठे थे। तो ये हो गया आपका सिमेंटिक बैरियर्स, ऑलराइट? देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। अगर एक हायरार्की है, लेट्स से यहाँ पे बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स के नीचे इंटर्न्स है, तो इंटर्न्स जो है डायरेक्टली मैनेजर या बॉस से बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। इंटर्न को अपने असिस्टेंट से बात करनी होगी, असिस्टेंट को मैनेजर से बात करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस एक चेन फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, एक हायरार्की फॉलो करते हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कॉम्प्लेक्स हायरार्की दैट स्लो डाउन द मैसेज डिलीवरी, ठीक है? देन यू हैव कल्चरल बैरियर्स, ठीक है? तो हर जगह का कल्चर अलग है। अब बॉडी लैंग्वेज आपने किया थम्स अप, हो सकता है किसी और कल्चर में इसका मतलब कुछ और हो, ठीक है? या आपने कुछ ऐसे किया, या आपने कोई ऐसा साइन किया जिसका किसी कल्चर में एक एब्यूसिव मतलब है, ठीक है? तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है गेस्चर्स। हम सब जो होता है वो पॉजिटिव एक कल्चर में हो सकता है, ऑफेंसिव दूसरे कल्चर में हो सकता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्टाइल्स में भी जैसे डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच में आप बात कर सकते, ये भी एक कल्चरल बैरियर्स है, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट, कुछ कल्चर में बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट करके बात करते होंगे, कुछ कल्चर में इसको बहुत खराब मानते होंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कुछ कल्चर्स में आप अपनी सारी बातें या बातें फटाफट बोलने की कोशिश करते हो। कुछ कल्चर्स में आप एकदम ये आप बहुत रूड मानते हो इसको, कुछ कल्चर्स में कि आप जल्दी-जल्दी सारी बातें बोल रहे हो। वो चाहते हैं कि आप पहले अगले की बात सुनो, फिर ढंग से अपनी बात बोलो, है ना? कुछ कल्चर्स में टू द पॉइंट बात करने को रूड माना जाता है, कुछ कल्चर्स में टू द पॉइंट बात करने को अच्छा माना जाता है। तो ये क्या हो गया? कल्चरल बैरियर्स हो गए। जैसे इंडिया में अगर आप टू द पॉइंट बात करो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप पहले उनसे ग्रीट करो, अच्छे से बात करो, फिर फ्रेंडशिप करो हल्का, फिर आप बात करो। अगर फ़ोन पे भी मिला रहे हो, कोई काम भी है, तो पहले आप हाल-चाल पूछोगे कैसे हैं, क्या है, फिर आप काम की बात पे आओ। जापान वगैरह में डायरेक्टली फ़ोन करके आप काम की बात बोलो, है ना? तो ये फ़र्क है, ये कल्चरल बैरियर्स होता है, ठीक है? अगर आप लेट्स से हरियाणा में हो या दिल्ली में हो, तो आप तू तड़ाक करके बात कर सकते हो, है ना? तेरे को क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है। ईस्टर्न यूपी में हो, बिहार में आप करके बात करोगे, है ना? तो ये सब एक कल्चरल फ़र्क हो जाता है। देन यू हैव लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है? कल्चरल बैरियर्स के बाद लैंग्वेज बैरियर्स। तो देखो लैंग्वेज बैरियर का तो सिंपल सा मतलब है, अगर 2 लोग रिसीवर और सेंडर सेम लैंग्वेज के नहीं है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, कैसे समझ में आए? ठीक है? एक स्पेनिश बोल रहा है कि इंग्लिश बोल रहा है, कैसे समझ में आए? ठीक है? तो ये क्या हो गया लैंग्वेज बैरियर हो गया। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अगर इसका कोई ट्रांसलेट भी करता है, तो हो सकता है कि ट्रांसलेशन में भी बहुत सी मीनिंग लॉस हो जाए, ठीक है? बहुत सी रीजनल डायलेक्ट होती है जो नहीं समझ में आती है। अब हिंदी की ही बहुत डायलेक्ट है। अब जो हरियाणा में हिंदी बोल रहा है, वो बिहार में भोजपुरी भी हिंदी की डायलेक्ट है। उसको हो सकता है ना समझ में आए बहुत से वर्ड, ठीक है? फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर ये लास्ट है। फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड। आपको हेडेक हो रहा है, आपको सुनने में दिक्कत होती है, आपकी एज ज़्यादा हो गई, सुनने में दिक्कत होती है, तो हो सकता है आपका क क कम्युनिकेशन बैरियर हो जाए।
आप बीमार हो, थके हुए हो, आप अटेंशन स्पैन आपका उतना नहीं है, आप उतना आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप किसी का बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाए, तो ये आपके बॉडी से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल बैरियर। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है वो आपका माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें आप स्टीरियोटाइप, हैलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, ये सारी बात, ये आपका माइंड एंड एटीट्यूड से होता है। और एक होता है फिजिकल बैरियर, ये आपका डिस्टेंस से मेन होता है, फिजिकल डिस्टेंस एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग से मेन होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? तो वी हैव स्टडीड 7 टाइप्स ऑफ दिस 7 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। क्या क्या है वो 7 टाइप्स ऑफ बैरियर? सबसे पहला बैरियर क्या था? फिजिकल बैरियर। सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर ये माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड एटीट्यूड से रिलेटेड है। देन फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, देन सिमेंटिक बैरियर्स, ये आपका जार्गन से होता है, जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आपने इस्तेमाल किया। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देन कल्चरल बैरियर। देन लैंग्वेज बैरियर। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? आपके बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे बैरियर्स हैं जो कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी पैदा करते हैं। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये 7 बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।